हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजन आईएएस की जुलाई महीने की मैगजीन को। इसमें जो हम सबसे पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा सिक्योरिटी का सेक्शन, यानी कि सुरक्षा का सेक्शन। हमारी इस मैगजीन में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन दिए गए हैं, जैसे पॉलिटी आईआर, सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम जिस सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी का। ये जुलाई महीने की हमारी पहली क्लास रहेगी, तो इस क्लास को ध्यान से सुने सभी बच्चे। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक क्लास डाल के बताया था आपको कि हम जो पिछली क्लासेस ला रहे थे वो एक एक क्लास होती थी, यानी कि एक सेक्शन के लिए हम एक क्लास ला रहे थे कि भाई इकोनॉमिक्स की अलग क्लास है, पॉलिटी की अलग है, सोशल इश्यूज की अलग है। तो हमने ये अब तक किया था, लेकिन अब जुलाई महीने की जो मैगजीन आई है उसमें हम क्या करेंगे, पूरी मंथ की मैगजीन को एक ही क्लास में कवर करेंगे। यानी कि एक वीडियो डलेगी आपकी, जो कि लगभग 7 से 8 घंटे की होगी, और उसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे एक एक करके। चाहे वो आपका पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आईआर हो, यानी कि सभी जो सेक्शंस हैं, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, साइंस टेक, इन सभी को हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। तो आप सभी को ये क्लास देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस चैनल का हमारे का क्या टारगेट है आज के टाइम, कि आप 500 घंटे का तो वॉच टाइम पूरा करा दो, और 1000 घंटे का, न सॉरी, 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और 500 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इस चैनल पर क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट हैं विजन आईएएस के, यानी कि विजन आईएएस की जो 2026 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो हमारे इस चैनल पर आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करी जाएगी। और इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग जो टेस्ट करेंगे वो होंगे 4 से 5 टेस्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग के 4 to 5 टेस्ट हैं वो हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर और 500 घंटे का वॉच टाइम, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कराना है। तो सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दिया करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास आपको पसंद आती है, तो अच्छे अच्छे लाइक और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। ठीक है, इसी के साथ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सिक्योरिटी का सेक्शन। तो सभी आप मैगजीन को ओपन कर लें, और ये हमारा जो पहला टॉपिक है सिक्योरिटी में वो है क्वांटम साइबर रेडीनेस। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मैगजीन को कवर करने जा रहे हो, जैसे आप क्लास देख रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना होता कि आप डायरेक्ट आओ और मैगजीन की जो क्लास है इसको देखने लग जाओ। इससे पहले आपको क्या करना है, एक बार जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे ये पहला टॉपिक दिया गया है क्वांटम साइबर रेडनेस, तो आपको इसके बारे में, जो ये मैगजीन है इसमें से फर्स्ट रीडिंग आपको करनी होती है। यानी कि एक बार आपने पढ़ना होता है इसको, फिर दोबारा आप क्या करोगे, आप क्लास को देखोगे। इससे क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और समझ भी अच्छी तरह आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है क्वांटम साइबर रेडीनेस। यानी कि देखो क्या होता है, रेडीनेस का क्या मतलब होता है, रेडीनेस मतलब होता है प्रीपेड। देखो भाई, आप मैगजीन को पढ़ने जा रहे हो, तो जो हेडिंग दी गई है, जो हमारे टॉपिक का नाम है पहले, तो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो रेडीनेस का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि क्वांटम साइबर, यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है, क्यों क्वांटम का जो साइबर है, यानी कि जो क्वांटम खतरा है, उसके लिए हम प्रिपेयर हों। ये इसका डेफिनेशन है क्वांटम साइबर। साइबर क्या होता है, अपराध कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्वांटम जो तकनीक आ रही है फ्यूचर में, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं, तो ये टॉपिक इस बारे में दिया गया है। देखो, आपके जो करंट अफेयर है वो बस ये लाइन है छोटी सी। करंट अफेयर आपकी ये लाइन है कि हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों रहा था ये टॉपिक, क्योंकि जो हमारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और साथ ही भारत कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और साइबर सुरक्षा कंपनी सीसा, इन्होंने मिलकर एक श्वेत पत्र जारी किया था। और इस श्वेत पत्र का क्या शीर्षक था, ट्रांजिशन टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। ठीक है, ये जारी किया था। देखो, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इतनी बड़ी लाइन पढ़ के अगर आप घबरा गए हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको घबराना नहीं है। सिंपल सी बात है, 3 संस्थाएं हैं। 3 कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरी है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और तीसरी है सीसा। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, एक श्वेत पत्र जारी किया है।
और श्वेत पत्र का जो शीर्षक है वो क्या है, ट्रांजिशन टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। अब आप श्वेत पत्र के बारे में सोचोगे कि श्वेत पत्र क्या होता है, तो सबसे पहले मैं श्वेत पत्र के बारे में बता देता हूँ। देखो श्वेत पत्र क्या होता है, एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसे कोई सरकार या कोई संस्था जारी कर सकती है, यानी कि किसी संस्था या किसी, सॉरी, श्वेत पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो सरकार या किसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें श्वेत पत्र में क्या होता है, किसी समस्या या किसी चुनौती के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी गई होती है श्वेत पत्र में, ठीक है, कि भाई ये समस्या है या ये चुनौती है, तो उसके बारे में विस्तार से जो हमें जानकारी इसमें दी गई होगी। साथ ही उस जो समस्या है उसके समाधान के लिए भी हमें जो रणनीति है वो इसमें बताई जाती है। तो श्वेत पत्र के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि एक तो ये सरकार या किसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, इसमें किसी समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी होती है, और साथ ही समस्या के साथ साथ उसके समाधान के लिए भी हमें इसमें रणनीति बताई जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वेत पत्र बोलते हैं। तो ये जो तीनों संस्थाएं इन्होंने मिलकर एक श्वेत पत्र जारी किया जिसका नाम था ट्रांजिशन टू क्वांटम साइबर रेडीनेस, ठीक है, इस नाम से कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था, ये जो श्वेत पत्र जारी किया इस नाम से, इसका उद्देश्य क्या था, ताकि इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों विशेषकर साइबर सुरक्षा पर उनके व्यापक परिवर्तनकारी प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी करना था। इस श्वेत पत्र में बताया गया था कि जो क्वांटम कंप्यूटर है, जो आज की हमारी जो साइबर सुरक्षा है उसके लिए कैसे खतरा है, यानी कि जो आज हम साइबर सुरक्षा यूज कर रहे हैं उसके लिए आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर कैसे खतरा है, वो सरकार या संस्थाओं को भी कैसे नई सुरक्षा तकनीकें अपनानी चाहिए, यानी कि सरकार और जो सुरक्षा एजेंसी है उनको कैसे नई तकनीक अपनानी चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में क्वांटम प्रौद्योगिकी आएगी, क्वांटम तकनीक आएगी, उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या था, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र का शीर्षक क्या था, ट्रांजिशन टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम है, यानी कि जो आज हम साइबर सुरक्षा यूज कर रहे हैं, उनको क्या था, उनको प्रिपेयर करना किसके लिए, जो फ्यूचर का जो थ्रेट है, किसके फ्यूचर का जो थ्रेट है, क्वांटम तकनीक जो आ रही है फ्यूचर में उसके, यानी कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रही है फ्यूचर में वो हमारे लिए खतरा है। क्यों खतरा है, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी आने वाले के लिए खतरा क्यों है, क्योंकि जो आज हम सामान्य कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो आज हम सामान्य कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसकी तुलना में जो हमारी क्वांटम तकनीक आएगी वो बेहद तेज और ताकतवर होगी। यानी कि जो आज हमारे पासवर्ड या बैंकिंग डाटा या जो हमारी जानकारी है, जो रक्षा संबंधी डाटा है, वो जो आज हम सुरक्षित है, हम सोच रहे हैं कि ये सुरक्षित है, लेकिन इसके, सॉरी, जो आज हमारे पास डाटा है ना उसको हम सुरक्षित समझ रहे हैं, लेकिन जो आने वाले फ्यूचर है, भविष्य में क्या होगा कि क्वांटम कंप्यूटर तकनीक आ जाएगी जो तेजी से गणना करेगी, और जो आज का हमारा जो एनक्रिप्शन सिस्टम है जिसे हम RSA बोलते हैं, उस सिस्टम को ये आसानी से तोड़ सकती है। यानी कि अगर किसी के पास जो हैकर होते हैं, यानी किसी हैकर के पास अगर क्वांटम कंप्यूटर आ जाए ना, तो वो इतना एक्सेस कर सकता है कि आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी तोड़ सकता है। तो ये हमारे लिए खतरा है, जो फिलहाल की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके लिए खतरा है। क्यों खतरा है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो भाई आज हमारे सरकारी रिकॉर्ड्स है, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, जो हम कंप्यूटर के जरिए सेव किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि हम उस पर लॉक लगा रखा है हमने। तो भाई सरकार, मान लो सरकार के पास भी बहुत सारा डाटा है, कंपनियों के पास बहुत सारा डाटा है, कंपनियां उस पर लॉक लगा कर रखती हैं। लेकिन जो फ्यूचर में क्वांटम तकनीक आएगी, वो जो हमारी आज की तकनीक है उससे बेहद तेज है, तेज भी है और ताकतवर भी है। यानी कि बहुत सारी गणनाएं एकदम कर सकती है एक कुछ ही सेकंड में, जो आज हम कई साल तक नहीं कर पाते। वो ऐसा सिस्टम आएगा क्वांटम तकनीक जो कि इन सभी गणनाओं को आसानी से कर लेगी। यानी कि जो आज हमारा डाटा हो बिल्कुल ही लीक हो सकता है, उसके लिए हम खतरा है। तो श्वेत पत्र में चेतावनी दी गई थी कि जो कोई भी डाटा है जो 2030 के बाद सुरक्षित रखना है अभी भी, उसको खतरे में मान लिया जाए। देखिए लिख रखा, श्वेत पत्र के अनुसार कोई भी डाटा जिसे 2030 के बाद तक सुरक्षित रखना आवश्यक है उसे तत्काल असुरक्षित माना जाए। भैया आप ये मत मानो कि जो, मान लो सरकार ने भाई कुछ डाटा रख रखा है, वो मान लो सेंसर से रिलेटेड डाटा या कुछ और डाटा जो इंपॉर्टेंट है, सरकार को पता है कि डाटा में बाद में भी चाहिए होगा, बाद में भी जरूरी है, तो आप ये मत मानो कि डाटा सुरक्षित है। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्वांटम तकनीक आ रही है, क्वांटम तकनीक का धीरे धीरे विकास होता जा रहा है, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से आई नहीं है। अगर ये आ गई ना तो उस टाइम के लिए आपको खतरा हो जाएगा। अगर ये तकनीक आ गई, क्वांटम जो तकनीक है वो आ गई, तो आपको खतरा हो जाएगा इस तकनीक से। खतरा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज है।
किसी के बस की नहीं रहेगी। तो आप जो डाटा सुरक्षित समझ रहे हो वो डाटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर ये तकनीक आई और किसी हैकर के पास ये चली गई तो वो हैकर इस डाटा का यूज कर सकता है, आपसे चुरा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो इस श्वेत पत्र में बताया गया कि आप जो डाटा है उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत और नई तकनीकें अपनाओ, अभी से आप सचेत हो जाओ। ठीक है। तो वही नॉर्मल सी बात है, सरकार या जो हमारी एजेंसियां हैं या कोई कंपनी है वो अभी सचेत नहीं है इस तकनीक की, भाई तकनीक बदलने जा रही है। तो इस श्वेत पत्र में यही बताया गया है कि आप भाई सचेत हो जाओ, ये हमारा डाटा है वो चोरी हो सकता है। ठीक है। अब आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इस श्वेत पत्र में इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए गंभीर खतरा है। यानी कि मैंने जो बताया था, जो हमारा फिलहाल जो हम एनक्रिप्शन सिस्टम यूज करें, एनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप पर लिखा था योर चैट इज एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी कि उसको कोई भी पढ़ नहीं सकता। तो इसमें यही बताया गया है कि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो जो फिलहाल का जो एनक्रिप्शन सिस्टम है उसके लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि वो रिवेस्ट समीर एडल्सन जैसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल को तोड़ सकते हैं। तो जो ये RSA है ये हमारा आज का एनक्रिप्टेड सिस्टम है, एनक्रिप्शन सिस्टम है, जिसके जरिए हम कोई भी डाटा स्टोर कर पाते हैं, कोई भी डाटा छुपा पाते हैं, यानी कि ये हमारी प्राइवेसी है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होगा वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ सकता है। तो ये इस श्वेत पत्र में बताया गया है, चेतावनी दी गई है इसके लिए कि आप सचेत हो जाओ। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्वांटम कंप्यूटर जटिल और कठिन समस्याओं को हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, मशीन लर्निंग, ऑप्टिमाइजेशन और लॉजिस्टिक जैसे कार्यों को पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में कई गुना तेजी से कर सकते हैं। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, एक तो जो गणितीय कठिन समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं, साथ ही जो मशीन लर्निंग, लॉजिस्टिक जैसे कार्य हैं जो आज के हमारे कंप्यूटर कर रहे हैं उनकी तुलना में जो क्वांटम कंप्यूटर है वो कई गुना तेजी से कर पाएगा। यानी कि जो आज का हमारा कंप्यूटर अगर 1 की स्पीड से कर रहा है तो क्वांटम कंप्यूटर उसको 10 की स्पीड से करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से ये कार्य कर सकता है। तो यही बताया गया था कि श्वेत पत्र के अनुसार कोई भी डाटा जो सरकार के लिए 2023 के बाद सुरक्षित रखना आवश्यक है उसको आप अभी से सुरक्षित करो, क्योंकि ये डाटा असुरक्षित है फिलहाल, यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार दोबारा क्लास को देख लें। ठीक है। तो भाई साफ सिंपल सी बात है कि वाइट पेपर में एक्सप्लेन किया गया था कि इंडिया को भाई रेडी रहना चाहिए एक नए खतरे के लिए, नए साइबर सिक्योरिटी जो खतरा है उसके लिए, जिसका और जो खतरा है उसका क्या नाम है, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है। कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग नाम का एक खतरा उभर रहा है फ्यूचर में, और इंडिया को उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, यही इस मंत्रालय ने इस श्वेत पत्र में बताया था। ठीक है। ओके। फिर आगे जो आपको दिया गया है वो है क्वांटम तकनीक से जुड़े साइबर खतरे। अब हमें पढ़ना है कि अगर भाई क्वांटम तकनीक आ जाती है, क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उससे जुड़े साइबर खतरे क्या क्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें दिया गया है वो है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अभी डाटा चुरा लो, यानी कि हार्वेस्ट नाउ अभी आप डाटा चुरा लो, बाद में इसको डिक्रिप्ट कर लेना, बाद में इसका मतलब या जो इसका मीनिंग है वो बाद में इसको खोल लेना। ठीक है। तो हमलावर क्या कर सकते हैं, आज के समय में जो आपका एनक्रिप्टेड डाटा है जैसे बैंक ट्रांजेक्शन हो गए, ईमेल हो गई या कुछ सरकारी जो फाइलें हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, और जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर आएंगे वो आसानी से उस डाटा को तोड़कर पढ़ लेंगे, उसमें से जो जानकारी निकालनी है वो निकाल लेंगे। यानी कि हैकर्स जो हैं वो अभी डाटा को चुरा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर आएंगे वो उन क्वांटम कंप्यूटर के जरिए इस डाटा को आसानी से पढ़ लेंगे। तो ये एक खतरा है हमारे लिए, साइबर खतरा है। तो दूसरा जो खतरा दिया गया है वो है सिक्योर चैनल डिक्रिप्शन। इसमें क्या बताया गया है सिक्योर चैनल में कि भाई आज हमारे बीच जो भी सुरक्षित बातचीत होती है, जैसे कि एनक्रिप्टेड कॉल्स होती हैं, डिफेंस मैसेज होते हैं या कोई सरकारी चैट होती है, क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसे तुरंत तोड़ सकता है। मतलब दुश्मन देश या कोई अगर कोई हैकर है वो हमारे बीच जो बातें हो रही हैं, जो हमारे गुप्त बातें हो रही हैं, हम उनको सुन सकते हैं। अगर आपको पता है कि जो डिफेंस सेक्टर होता है उसमें अक्सर गुप्त बातें की जाती हैं जो पब्लिक नहीं की जाती, लेकिन अगर ये क्वांटम तकनीक आती है तो वो इस स्थिति के लिए क्या हो सकती है, खतरा हो सकती है। तो हमें इसके लिए सचेत रहना होगा। अब जो हमें अगला खतरा दिया गया है वो है हस्ताक्षर प्रतिरूपण, यानी कि सिग्नेचर इम्पर्सोनेशन। इसमें क्या होता है, दिया गया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से अटैकर जो नकली डिजिटल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिससे वे मेलवेयर फैला सकते हैं और लक्षित फिशिंग अटैक कर सकते हैं। यानी कि भाई अगर क्वांटम तकनीक आ जाती है तो उसके जरिए अटैकर्स क्या करेंगे, नकली डिजिटल सर्टिफिकेट बना लेंगे, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली, और जिसमें वे मेलवेयर फैला सकते हैं, यानी कि बहुत सारे वायरस भी आपके सिस्टम में फैला सकते हैं, जिससे आपका डाटा क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा या उनके कंट्रोल में चला जाएगा। साथ ही नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को भी फंसा सकते हैं। इसमें आपको दिया गया है लक्षित फिशिंग अटैक।
कि भाई जो अटैकर्स हैं वो फिशिंग अटैक भी कर सकते हैं। तो फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जिसमें हमलावर क्या करता है, किसी भरोसेमंद कंपनी, किसी भरोसेमंद बैंक या कंपनी का दिखावा करके आपको धोखा देने की कोशिश करता है। यानी कि वो क्या करेगा, आपके पास मैसेज भेजेगा। जैसे मान लो उसने एसबीआई का सिस्टम हैक कर लिया, अब आपके पास वो मैसेज भेजेगा, आप क्या सोचोगे ये असली एसबीआई से मैसेज आ रहा है, लेकिन वो क्या है, वो अटैकर है। तो ये क्या करते हैं, तो फिशिंग अटैक का मतलब यही है कि हमलावर क्या करता है, किसी भरोसेमंद स्रोत यानी कि किसी भरोसेमंद बैंक या कंपनी का दिखावा करके आपको धोखा देने की कोशिश करता है। आपकी जो निजी जानकारी है वो आपसे मांग लेता है, आपसे साझा कर लेता है, और क्या करता है, इस जानकारी का इस्तेमाल आपके पैसे चुराने या आपकी पहचान का दुरुपयोग करने के लिए कर लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग अटैक हमें बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो भाई क्लास को अच्छे से क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और प्यारे प्यारे कमेंट आप कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो कदा में पॉइंट दिया गया वो है नए जीरो डे का खतरा। अब ये बोल रहा है नए जीरो डे का खतरा। तो जीरो डे क्या होता है? जीरो डे का मतलब होता है कि ऐसे हमले जिनके बारे में किसी को भी पहले से पता नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो डे हमले। यानी कि जीरो डे अटैक्स ऐसे अटैक्स जिनके बारे में पहले से किसी को जानकारी नहीं होती। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, ऐसे एल्गोरिथम बना सकते हैं, ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो हमारे मौजूदा सुरक्षा सिस्टम को सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो नई सुरक्षा तकनीक है वो अपनाना भी कठिन हो सकता है, क्योंकि जो पहले से अटैकर्स बैठे हैं और आपको वो नई तकनीक अपनाने नहीं दे रहे। ठीक है, और आपको उनके बारे में पता भी नहीं, जो जीरो डे हमले, तो उनको आपके जीरो डे हमलों के बारे में आपको पता भी नहीं है। तो यही खतरा है कि नए जीरो डे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई जो क्वांटम कंप्यूटर है वो भविष्य में साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ये हमारे पुराने सिस्टम को समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए दुनिया भर में क्वांटम जो सेफ एन्क्रिप्शन है उसकी तैयारी चल रही है। तो ये इसीलिए हमारा टॉपिक चर्चा में था कि क्वांटम साइबर रेडीनेस, यानी कि जो क्वांटम खतरा है उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब आगे क्या दिया गया है, जो ये श्वेत पत्र आया था, जो दस्तावेज आया था, जो इन तीनों मंत्रालयों के द्वारा जारी किया गया था, इसमें कुछ रोड मैप दिया गया है कि भाई हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य सिफारिशें इसमें दी गई हैं क्षेत्र वाइज, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब इनको पढ़ने से पहले आपको एक टर्म के बारे में जानना होगा, जो कि इसमें जो मुख्य सिफारिशें में दी गई हैं इनमें बार बार यूज होगी। जो वो टर्म है वो है पीक्यूसी, यानी कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। देखो क्या होता है, आजकल हम जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, शॉपिंग या ईमेल भेजना, वो सब एक एन्क्रिप्शन सिस्टम से सुरक्षित होते हैं। यानी कि एक एन्क्रिप्शन सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये सुरक्षित किए जाते हैं, यानी कि कोई भी इनको एक्सेस नहीं कर सकता। अब एन्क्रिप्शन क्या होता है, एन्क्रिप्शन एक तरह का लॉक होता है जिसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास सही चाबी होगी। यानी कि एन्क्रिप्शन एक तरह का लॉक है जो हर कोई बंदा खोल नहीं सकता। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर आएंगे वो इतने शक्तिशाली होंगे कि वो इन लॉक्स को बहुत जल्दी खोल सकेंगे और हमारा जो डाटा है उसको भी हैक कर सकेंगे। और जो वैज्ञानिक है वो अभी भी क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह से बन जाएंगे तो जो हमारा मौजूदा सुरक्षा सिस्टम है उसके लिए खतरा बन जाएंगे। यानी कि जो हमारा मौजूदा सुरक्षा सिस्टम है वो इनके सामने कमजोर पड़ जाएगा। तो पीक्यूसी क्या है, पीक्यूसी क्या करते हैं, पीक्यूसी का मतलब है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। पीक्यूसी एक ऐसा एल्गोरिथम बनाता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो क्वांटम कंप्यूटर भी आसानी से नहीं तोड़ सकते। और ये क्या करता है, देखो आपको समझ आया। पीक्यूसी क्या करेगा, एक ऐसा सिस्टम बना देगा, ऐसा एल्गोरिथम बना देगा जिसे जो क्वांटम कंप्यूटर हैं वो भी नहीं तोड़ पाएंगे। यानी कि क्वांटम कंप्यूटर से भी कहीं ना कहीं अच्छी तकनीक पीक्यूसी के जरिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो तकनीक है ना पीक्यूसी, ये अभी से विकसित की जा रही है ताकि भविष्य में जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे। यानी कि जब भी हमें क्वांटम तकनीक से खतरा उत्पन्न होने लगेगा तो हम पीक्यूसी तकनीक का इस्तेमाल करके उससे बच पाएंगे। और जो ये पीक्यूसी तकनीक है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम सेफ या क्वांटम रेसिस्टेंट तकनीक भी हम इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्वांटम सेफ तकनीक, क्योंकि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग खतरा है उसके लिए हमें उससे हम बच सकते हैं किसके जरिए, पीक्यूसी के जरिए। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारा रोड मैप दिया गया है, यानी कि जो श्वेत पत्र जारी किया गया था उसमें जो साइबर रेडनेस यानी कि क्वांटम साइबर खतरे से निपटने के लिए एक रोड मैप दिया गया था। उसमें पहला जो क्षेत्र है वो है आधारभूत मूल्यांकन एवं रणनीतिक योजना। तो इस रोड मैप में क्या सिफारिशें की गई हैं, जो सबसे पहली जो सिफारिश की गई है वो है क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स। इसको समझने से पहले हम यही बात करेंगे कि जो ये डेफिनेशन दी गई, यानी कि आधारभूत मूल्यांकन एवं रणनीतिक योजना, इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जो आपका संगठन है उसमें कौन से सिस्टम या कौन सा डाटा
जो है उसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप दो तरीके अपनाओगे उस डाटा को सुरक्षित रखने के लिए। सबसे पहला जो होगा वो होगा क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स, यानी कि QBOM। तो QBOM क्या है, यह एक लिस्ट होती है जिसमें किस डाटा को रखा जाता है, उस डाटा को शामिल किया जाता है जिसे भविष्य में PQC के लिए अपडेट करना होगा। यानी कि जो भविष्य में हम PQC तकनीक बना रहे हैं, क्वांटम साइबर जो यानी कि क्वांटम खतरे से निपटने के लिए जो हम PQC बना रहे हैं, उसमें इस डाटा को ऐड कर दिया जाएगा। उसमें ऐड कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये डाटा सेफ हो जाएगा। तो QBOM क्या करता है, QBOM सिंपल एक लिस्ट है जिसमें उस डाटा को शामिल किया जाएगा जो कि हमें PQC में अपडेट करना है। समझ आ गया। तो भाई सिंपल बात है, लिस्ट है, एक लिस्ट में हम उस डाटा की लिस्ट है जो कि हमें सेव करना है। सेव किस में करेंगे, हम PQC में करेंगे। PQC क्या है, जो क्वांटम तकनीक आएगी उससे भी ऊपर की तकनीक है, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर भी उसको तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। दूसरी जो मुख्य सिफारिश में की गई है वो है AI समर्थित जोखिम मूल्यांकन। यानी कि हमें AI का उपयोग करना है और AI का इस्तेमाल करके हमें यह पता लगाना है कि आपके जो सिस्टम है उसमें कौन सा सुरक्षा जोखिम उपलब्ध है। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे कि भाई जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसका उपयोग करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा, जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है अगर उसमें किसी भी सुरक्षा संबंधी जोखिम है उसमें, तो उसका अगर उसमें कोई भी सुरक्षा संबंधी जोखिम है तो उसको जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके AI के जरिए। दोस्तों एक्चुअली आप देख रहे होगे भाई मैं स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि क्या मेरा एक जो पेन था ये थोड़ा वो कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। ये चल नहीं पा रहा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर देखते रहना है। मैं इसी पॉइंट्स में से बोल रहा हूँ, मैं अपनी मैगजीन को देख रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखो और आप मैगजीन में देखो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझते जाना है, ये नहीं कि स्क्रीन पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, नहीं हो रही तो आप ध्यान नहीं दोगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है प्रौद्योगिकी तत्परता एवं क्षमता निर्माण। इस सेक्शन में आपको क्या बताया गया है कि अगर आप PQC को लागू कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। पहले से क्या तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप अपने संगठन में PQC को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस्तेमाल करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसका परीक्षण करना होगा। और परीक्षण करने के बाद अगर आप ये सेटिस्फाई कर लेते हो कि हाँ भाई ये सही है, तभी आपको उसमें लागू करना आपके सिस्टम में PQC को भी। ठीक है, तो हमें अगर इसका साफ सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जैसे हम PQC नई टेक्नोलॉजी लाएंगे हमारे सिस्टम में, जो हमारा डाटा होगा वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये नहीं कि भाई आप सीधा PQC बन गया आप सीधा एकदम उसको इम्प्लीमेंट कर दो। पहले आपको उसका परीक्षण करना है, पहले उसकी जांच करनी है अच्छे तरीके से। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ भाई ये हमारे लिए ठीक है, तभी आप उसका यूज करोगे। ठीक, फिर जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो है हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी को अपनाना। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आप PQC तकनीक अपना रहे हो तो आप ऐसे सिस्टम डिजाइन करो जो हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करे। यानी कि जो आज हमारा पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी, यानी कि पारंपरिक का क्या मतलब है कि जो आज हम जो इनक्रिप्शन सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपको ऐसा करना है कि हाइब्रिड का क्या मतलब है, जो आज हम सिस्टम यूज करें आप वो भी यूज करो और जो PQC है वो भी यूज करो। यानी कि दोनों का एक तालमेल बना के आप यूज करो सिस्टम को। ये नहीं कि आप PQC आ गया तो पूर्णतः आप PQC पे शिफ्ट हो गए, आपको धीरे धीरे शिफ्ट होना है, एकदम शिफ्ट नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, क्वांटम सुरक्षित प्रणाली को अपनाने के ट्रांजिशन चरण के दौरान क्लासिकल और क्वांटम प्रतिरोधी दोनों प्रकार के एल्गोरिथम को उपयोग में लाया जा सकता है। तो साफ सिंपल मतलब यही है, आपको सीधा PQC पे शिफ्ट नहीं होना है। पहले आपको क्या करना है, यानी कि आपको हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करना है, कि जो हमारा आज जो एनक्रिप्शन सिस्टम है और PQC है उसको उन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना है। और ऐसा करने से क्या होगा, एक सुरक्षित बदलाव सुनिश्चित हो पाएगा, यानी कि हम बदलाव को देख पाएंगे कि हाँ भाई क्या चेंज है। फिर जो अगला पॉइंट हमें दिया गया है वो है संगठनों में चरणबद्ध रूप से लागू करना। तो यह पॉइंट क्या बताता है कि यह बताता है कि हम PQC लेके आएंगे, PQC को एक साथ पूरे संगठन में लागू करने की बजाय इसे हम धीरे धीरे या व्यवस्थित तरीके से लागू कर सकते हैं। यानी कि भाई हमें यह नहीं कि एकदम से पूरे संगठन में लागू कर दिया, बल्कि आप इसको धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से हमारे सिस्टम में अपनाना है हमें। और साथ ही हमें क्या करना है, जो हमारे मेन वर्क हैं जैसे कि सुरक्षा नीतियां बनाना, IT नीतियां बनाना, उनको भी हमें अपडेट करना है। अपडेट क्यों करना है, ताकि वो PQC के अनुसार तैयार हो पाए, यानी कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अनुसार तैयार हो पाए। यानी कि हमें अपडेट करना है जो कि हम आज यूज कर रहे हैं, जो तकनीक यूज करें, जैसे जो मैंने बताया कि सुरक्षा नीति और IT नीतियों को हमें अपडेट करना होगा ताकि वे PQC के अनुसार हो जाएं। और जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो है, इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है कि भाई यह सुनिश्चित करना है कि जो हम PQC ला रहे हैं वह केवल अपने सिस्टम में नहीं हो, बल्कि उन विक्रेताओं के और जो साझेदार हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके सिस्टम में भी PQC हो। यानी कि जो सभी सिस्टम, चाहे वो आपका सिस्टम हो
आपका इंक्रिप्शन सिस्टम हो, चाहे वो सेलर का, चाहे वो सॉरी विक्रेता का हो, चाहे वो वेंडर का हो, चाहे आपके पार्टनर का हो, यानी कि सभी जो सिस्टम है वो PQC के अनुरूप हो, ताकि जिनके साथ आप व्यापार रखते हो उनके साथ भी आप क्या हो, उसको सेफ हो उसको। ठीक है भाई, देखो इस पॉइंट के कहने का क्या मतलब है। मान लो आप व्यापार कर रहे हो, मान लो आप कर रहे हो व्यापार, अब आपने तो अपना सिस्टम सुरक्षित बना लिया। अब जो आपके उसमें ट्रांजैक्शन हुई, आपके जो बात, मान लो कोई कॉलिंग थी, कोई कॉल थी, आप ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में बात हो रही है। ठीक है, अब ए ने तो अपना सिस्टम सुरक्षित कर रखा है, लेकिन बी ने सुरक्षित नहीं कर रखा। तो ये पॉइंट यही कहता है कि ये नहीं कि आप ए ने कर लिया, बी ने नहीं किया, आपको दोनों को सुरक्षित करना होगा PQC के जरिए। PQC दोनों को अपनानी होगी। भाई मान लो हैकर है, हैकर ने आप हैकर क्या करेगा, ए को हैक नहीं कर पाया लेकिन बी को कर लिया। अब दोनों के बीच में तो जो बात शेयर हुई है वो दोनों के बीच में है ना, ए को भी पता है वही बात और बी को भी पता है। अब ए की नहीं, पर ए को हैक नहीं कर पाया जो हैकर है, तो वो बी को हैक कर लेगा और सभी जो बातें हैं वो चुरा लेगा। इसका मतलब साफ और सिंपल मतलब इसका यही है कि आपको ये नहीं है कि अपने सिस्टम में बदलाव करना है, केवल अपने सिस्टम में ही नहीं बल्कि जिन विक्रेताओं के साथ आप व्यापार किया जा रहा है उनके सिस्टम में भी अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए क्या, PQC एल्गोरिथम। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब यही था, अगर आपको समझ आया हो तो। फिर जो अगला पॉइंट है वो है मजबूत निगरानी एवं भविष्य के जोखिम से निपटने के लिए तैयारी। तो इस सेक्शन में आपको क्या बताया गया है कि भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए अतिरिक्त जो सुरक्षा उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट बताया गया है वो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अन्वेषण, यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम का हमें उपयोग करना है। यह क्या करता है, जो क्रिप्टोग्राफी कीज हैं उनको सुरक्षित रूप से साझा करने का एक तरीका है, यानी कि जो जो भी क्रिप्टोग्राफी कीज होंगी, जो भी एनक्रिप्शन की कीज हैं जिनके द्वारा हमारा डाटा सुरक्षित रखा जाता है, तो इनको जो हमारी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम है वो इनको सुरक्षित रख पाएगा और सुरक्षित रूप से साझा भी कर पाएगा। अगर हम किसी के पास शेयर कर सकते हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसको भी ये सुरक्षित रखेगा। फिर जो अगला पॉइंट है वो MLDSA और SLHDSA। देखो इसमें इस पॉइंट में क्या बताया गया है, तो जो मैंने आपको ये क्वांटम कंप्यूटिंग से जो खतरा बताया था उसमें एक बताया था कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी वो डिजिटल हस्ताक्षर कर सकती है, जो कि हमें असली जैसे लगेंगे लेकिन होंगे वो नकली। तो MLDSA और SLHDSA एक प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आप इन दोनों का यूज करो। इससे क्या होगा, जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं वो क्वांटम कंप्यूटर से डाटा को सुरक्षित रखने में मदद मिल पाएगी, यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर डिजिटल हस्ताक्षर कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। भाई साफ सिंपल मतलब यही है कि जो MLDSA और SLHDSA ये क्या है, ये डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आधुनिक तकनीकें हैं। ठीक है, आज की तकनीक है डिजिटल हस्ताक्षर के लिए, जो क्वांटम कंप्यूटरों से डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। यानी कि ये एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल हस्ताक्षर को क्वांटम कंप्यूटर से सुरक्षित रखती है, यानी कि अब क्वांटम कंप्यूटर के जरिए जो नकली हस्ताक्षर होते थे वो अब नहीं हो पाएंगे। तो इसी के साथ ये जो हमारा पेज है ये खत्म हो गया, जो हमें सिफारिशें दी गई थी। तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, संक्षेप में हम बात करें, तो साफ सिंपल सा मतलब यही है कि यह पेज जो था ये एक रोड मैप था, यानी कि एक कार्य योजना थी जो बताता है कि कोई भी संगठन भविष्य के जो क्वांटम कंप्यूटर के खतरे हैं उनसे अपने डाटा को बचाने के लिए किस तरह तैयार हो सकता है और कैसे वो नई क्रिप्टोग्राफी तकनीकों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकता है। तो यही इसमें बताया गया था। फिर अगर हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष में क्या दिया गया है कि क्वांटम क्रांति अप्रिय है, यानी कि इसको टाला नहीं जा सकता। ऐसे में जो संगठन निर्णायक रूप से और रणनीति बनाकर कार्य करेंगे वो न केवल अपने डाटा को क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरों से बचा सकेंगे बल्कि क्वांटम अनुकूल भविष्य को दिशा देने में भी अग्रणी भूमिका निभा पाएंगे। तो भाई निष्कर्ष में यही बताया कि जो क्वांटम क्रांति है वो टल नहीं सकती, वो पक्का है कि आएगी ही आएगी। तो ऐसे में जो संगठन अपने आप को चेंज कर पाएगा, निर्णय सही समय पर निर्णय ले लेगा, सही रणनीति बना लेगा, वो ही अपने डाटा को क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरों से बचा पाएगा और जो क्वांटम अनुकूल भविष्य है उसमें भी यह अग्रणी भूमिका निभा पाएगा। तो भाई साफ सिंपल बात है, ऑर्गेनाइजेशन को जो क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा है उससे हमें तैयार रहना चाहिए, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स दी गई हैं उनके ऊपर। सबसे पहली जो न्यूज़ शॉर्ट्स दी गई है हमें वो है ऑपरेशन महादेव। क्यों सुर्खियों में थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। किसके जरिए, ऑपरेशन महादेव के तहत इन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो आपको भी दोस्तों पता होगा कि पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था और इस पहलगाम हमले में जो आतंकवादी शामिल थे उनको ऑपरेशन महादेव के जरिए मार गिराया गया। तो आपको ये ऑपरेशन याद रखना है कि किस ऑपरेशन के तहत इन आतंकवादियों को खत्म किया गया था, वो था ऑपरेशन महादेव।
ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी दी गई है यह कि यह संयुक्त मिशन था, संयुक्त अभियान था। किस किस का? भारतीय सेना का, सीआरपीएफ का और जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनका, यानी कि तीन जो फोर्सेज हमारी, जो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसका ये संयुक्त अभियान था। इसमें क्या किया गया था? जो इस ऑपरेशन महादेव का उद्देश्य क्या था कि लश्कर ए तैयबा जैसे पाकिस्तान आधारित समूहों को कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों का सफाया करना। भाई साफ सिंपल मतलब यही है कि ऑपरेशन महादेव एक संयुक्त अभियान था। किस किस का? भारतीय सेना का, सीआरपीएफ का, जम्मू कश्मीर पुलिस का। जिसमें क्या किया? जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उनको इन्होंने ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर दिया। ठीक है। और हाल ही में इस अभियान में पहलगाम हमले के 3 आतंकवादियों को मारा गया था। यानी जो लश्कर ए तैयबा जो ग्रुप था, उसके जो आतंकवादी थे जो कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर रहे थे, उन आतंकवादियों का सफाया करना ही इसका उद्देश्य था। अगला जो वो है न्यूज इन शॉर्ट है, वो हमारी ऑपरेशन मैड मैक्स। तो जो हमारा ऑपरेशन मैड मैक्स है वो एनसीबी द्वारा दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया था। एनसीबी क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसके द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया था ताकि जो दवाओं का अवैध व्यापार हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। एनसीबी क्या है? ये भारत की एक एजेंसी है जो नशे की दवाओं और ड्रग्स के अवैध व्यापार पर रोक लगाती है। तो इस ऑपरेशन मैडमैक्स के तहत एनसीबी ने क्या किया? एक ऐसा गिरोह पकड़ा जो दुनिया के 4 महाद्वीपों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी और गुप्त शिपिंग के जरिए ड्रग्स बेच रहा था। साफ सिंपल इसका मतलब यही है। इस ऑपरेशन के तहत एनसीबी ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि 4 महाद्वीपों में दवाओं की तस्करी कर रहा था। यह गिरोह डिजिटल तकनीक के माध्यम से इन दवाओं की तस्करी कर रहा था। जो डिजिटल तकनीक इसने यूज की, एनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि इनकी जो बातें हो रही हैं उनको ट्रैक न किया जा सके। साथ ही ड्रॉप शिपिंग मॉडल इन्होंने यूज किया और क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया ताकि जो हमें इनको पकड़ नहीं सकें। तो इन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, इसमें यह दिखाया गया है। तो इसका निष्कर्ष इसमें दिया गया है कि भाई यह नेटवर्क दिखाता है कि जो आज के समय में जो अवैध व्यापार है वो किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी यानी कि और ट्रांजेक्शनल लॉजिस्टिक्स से मेल से और भी जटिल और संगठित होता जा रहा है। यानी कि जो आज के समय में जो अवैध व्यापार हो रहा है वो नई नई तकनीकें अपना रहा है, जिसकी वजह से यह जो अवैध व्यापार है वो जटिल और संगठित भी होता जा रहा है। यानी कि हमें पकड़ने में इसको मुश्किल हो सकती है। अगर आपको इसके बारे में पता लगाना हो कि भाई ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है कि भाई आप बिना सीधे संपर्क में आए क्या करते हो? दूसरे देश से पार्सल भेज देते हो, आप सीधे संपर्क में नहीं आते। और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग जो किया जाता है वो होता है भुगतान को छिपाने के लिए और ट्रेस न होने के लिए। अब दोस्तों जो अगली हमारी सुर्खी है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है प्रोजेक्ट 70A के बारे में। सबसे पहले हम सुर्खी देखते हैं कि आईएनएस उदयगिरी जो प्रोजेक्ट 17A के स्टील्थ फ्रीगेट में दूसरा युद्धपोत है उसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो भाई ये जो मिशन है इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाना। आपकी इमेजिन में इतना नहीं दिया गया है, लेकिन हमें जो पता है वो ज़्यादा होना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहला है प्रोजेक्ट 17A है क्या? तो प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 17 दो हैं, दो प्रोजेक्ट हैं। एक तो 17A और एक खाली 17 जो प्रोजेक्ट 17 है वो पनडुब्बी, दोनों ही क्या करते हैं? पनडुब्बी बनाते हैं। सॉरी, पनडुब्बी नहीं, जहाज बनाते हैं दोनों ही। प्रोजेक्ट जो 17 है वो किस क्लास की? एक क्लास डिसाइड की गई है। यानी जो प्रोजेक्ट 17 है वो शिवालिक क्लास की पनडुब्बी बनाता है और जो प्रोजेक्ट 17A है वो नीलगिरी क्लास की पनडुब्बी बनाता है। प्रोजेक्ट जो 17A है वो नीलगिरी क्लास की पनडुब्बी बनाता है। यानी कि इन पनडुब्बी, सॉरी मैं बार बार पनडुब्बी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सब मेरे जहाज है। जो हमारे नौसेना के जो जहाज होते हैं वो इन प्रोजेक्ट्स के जरिए बनाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट 17A क्या करता है? शिवालिक क्लास की जो जहाज है वो बनाता है और प्रोजेक्ट 17A क्या करता है? नीलगिरी क्लास की जहाजें बनाता है। अब प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत में क्या किया जा रहा है? भारत में प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट्स यानी कि 7 जो जहाज हैं वो बनाए जाएंगे। और इनको कौन बनाएगा? दो जो हमारी एजेंसियां हैं, जो दो शिप मेकर्स हैं वो बनाएंगी। कौन कौन से? पहला जो है, एक मिनट मेरे को जगह नहीं मिल रही, पहला जो है वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो कि मुंबई में है, इसके द्वारा बनाई जाएगी। और दूसरा जो है वो है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर, यानी कि गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर जो कि कोलकाता की कंपनी है। इन दो के द्वारा क्या किया जा रहा है? जो 7 स्टील फ्रिगेट यानी कि 7 स्टील फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं जो किसके तहत है? प्रोजेक्ट 17A के तहत हैं।
देखो एक बार मैं यहाँ तक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारत के दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17 क्या है, शिवालिक क्लास का है, और प्रोजेक्ट जो 17A है वो है नीलगिरी क्लास का। इन दोनों में कुछ जहाज बनाए जाएंगे, नौसेना के लिए जहाज बनाई जाएंगी। और जो प्रोजेक्ट 17 है पहले से नौसेना में मौजूद था, यानी कि इसके तहत जो हमारे फ्रिगेट्स हैं वो हमारी नौसेना को दे दिए गए थे। लेकिन जो प्रोजेक्ट 17A है उसको अपग्रेड किया गया है, यानी कि उसको बेहतर वर्जन है किसका, 17 का। प्रोजेक्ट जो 17A है वो प्रोजेक्ट 17 का बेहतर वर्जन है। अब हमें यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्रीगेट। फ्रीगेट क्या होता है, फ्रीगेट एक प्रकार का वॉरशिप होता है, यानी कि वॉरशिप आप समझ गए ना, लड़ाकू जहाज। तो फ्रीगेट एक प्रकार का वॉरशिप होता है। और जो हमारे वॉरशिप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपने देखे तो, लेकिन आपको पता नहीं। सबसे पहला जो होता है वो एयरक्राफ्ट कैरियर। आपने देखा होगा कि जो रील्स भी आती हैं और कुछ यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर जो रील आती है उसमें क्या होता है, एक बड़ा पानी का जहाज होता है जहाँ पर उस पर जहाज के ऊपर रनवे बना होता है, ताकि उस पर एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किए जा सकें। जो हमारे आर्मी के एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो उस जहाज़ पर लैंड कर जाते हैं, उससे ही लॉन्च कर जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉरशिप बोलते हैं। वॉरशिप क्या होता है, युद्ध में काम आता है। तो फ्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, वॉरशिप। ठीक है। फ्रीगेट क्या होता है, एक प्रकार का युद्ध पोत होता है, यानी कि युद्ध वाला जहाज होता है। ठीक है, वॉरशिप होता है। 4 वॉरशिप होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके तहत हम क्या करते हैं, जो हमारे जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं इन सबको उतारते और लॉन्च करते हैं यहाँ से। फिर दूसरा होता है जो डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर क्या होता है, बड़े जहाज होते हैं जिनके ऊपर एंटी एयर और एंटी शिप या एंटी सबमरीन जो मिसाइल्स होती हैं वो लगी होती हैं। इसके बाद आता है फ्रीगेट। देखो मैं आपको जगह मिलती है तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस छोटी सी जगह पे। देखो मैंने 4 प्रकार के फ्रीगेट क्या होता है, फ्रीगेट होता है वारशिप, यानी कि युद्ध में भाग लेने वाला जहाज। सबसे पहला जो हो एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर्स मैंने आपको बताया कि बड़ा जहाज होता है जहाँ पर जो वो सॉरी फाइटर जेट्स होते हैं वो लैंड भी करते हैं और यहाँ से टेक ऑफ भी कर जाते हैं युद्ध के समय। फिर दूसरा मैंने आपको बताया डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर क्या होता है, बड़े जहाज होते हैं। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, बड़े जहाज होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारी उन तकनीकें लगी होती हैं, ताकि वो एयर टू एयर, एंटी एयर मिसाइल होती हैं इसके ऊपर। यानी कि आप सीधा साफ सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा। देखो डिस्ट्रॉयर क्या होता है, बड़ा जहाज होता है जिसके ऊपर कुछ मिसाइल्स लगी होती हैं जो युद्ध में काम आते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा फ्रीगेट्स, जो आपकी इस मैगजीन में दिया गया। फ्रीगेट्स क्या होता है, फ्रीगेट्स होता तो वॉरशिप ही है, लेकिन बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है डिस्ट्रॉयर की तुलना में। डिस्ट्रॉयर में तो ज़्यादा तकनीक लगी हुई, ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई, लेकिन फ्रीगेट में क्या होता है, छोटी दूरी की मिसाइलें लगी होती हैं, यानी कि कम मिसाइलें लगी होती हैं। लेकिन दोनों की कैपेबिलिटी क्या होती है, मल्टी रोल होती है, यानी कि जो मिसाइल्स या जो कुछ इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वे उन तकनीक के लगे होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारी सबमरीन। सबमरीन आपको पता ही है, पनडुब्बी। यानी कि ये जो सभी हैं ये वॉरशिप्स के उदाहरण हैं, वॉरशिप्स के टाइप्स हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स और सबमरीन्स। तो यही आपकी मैगजीन में दिया गया है। बार बार ये वर्ड यूज होगा। एक मिनट, कहाँ पर चला गया ये। प्रोजेक्ट 17A INS उदयगिरी, जो प्रोजेक्ट 17A के स्टिल्थ फ्रीगेट का है। तो मैंने आपको बताया ना, फ्रीगेट क्या होता है, वॉरशिप होता है। स्टिल्थ क्या होता है, जो रडार की पकड़ में ना आए। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे जहाज बनाए जा रहे हैं, ऐसे जहाज बनाए जा रहे हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते, यानी कि दुश्मन देश का जो रडार है वो इनको पकड़ नहीं पाता। फ्रीगेट क्या होता है, ऐसे जहाज जो वॉरशिप्स होते हैं, लेकिन जो छोटे जहाज होते हैं जिनके ऊपर उन्नत तकनीकें लगी होती है, जो मल्टी रोल अदा कर सकते हैं, मल्टी रोल क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के रोल कर सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट 17A के बारे में बताया गया। यह परियोजना शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का अगला चरण है। तो मैंने ये आपको बताया था, अगला चरण है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 17 था, प्रोजेक्ट 17 में शिवालिक क्लास की पनडुब्बी बनाई गई थी, और प्रोजेक्ट 17 पनडुब्बी नहीं सॉरी जहाज, प्रोजेक्ट 17A में नीलगिरी क्लास की जो जहाज है वो बनाई जा रही है। यहाँ पे फ्रीगेट की देखो डेफिनेशन भी दी गई है। फ्रीगेट एक बहुभूमिका वाला युद्धपोत है। बहुभूमिका यानी कि मल्टी रोल, मैंने आपको बताया था। इसका उपयोग समुद्र में अन्य युद्धपोतों या हवाई खतरों से बड़े जैसे विमान वाहक आदि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो एक जहाज होता है जिसका इस्तेमाल समुद्र में युद्धपोतों और हवाई खतरों से निपटने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के जहाज़ों की विशेषताएं, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A के तहत जहाज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत जो जहाज बनाए जा रहे हैं वो 7 जहाज बनाए जा रहे हैं, 7 स्टिल्थ फ्रीगेट्स।
ठीक है, जो सातों का क्या क्या नाम है अगर मैं आपको बताऊं तो वो है INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। और यह जो हमारी खबर सुर्खियों में थी वो थी कि INS उदयगिरी जो दूसरा युद्धपोत है भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, यानी कि 7 जहाज बनाकर सौंपनी है। और 7 में से कितनी सौंप दी हैं, दूसरा जो है ये INS उदयगिरी जो है वो भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो इसलिए हमारी खबर सुर्खियों में थी। ठीक है, और कौन बना रहा है, मैंने आपको बताया था कि मंझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर इसको बना रहे हैं। तो दोबारा पॉइंट पर आते हैं, हमारे प्रोजेक्ट 17A के जहाजों की जो विशेषता है वो है बेहतर स्टील, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आते, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, ये सेंसरों से भी लैस है, जो प्रोजेक्ट 17 क्लास की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नति है। यानी कि प्रोजेक्ट 17 के तहत जो जहाज बनाए गए थे उनसे भी उन्नत तकनीक के जहाज हैं किसमें, प्रोजेक्ट 17A में। ये मल्टी मिशन फ्रिगेट्स हैं, यानी कि कई तरह के मिशन ये एक साथ कर सकते हैं, जिसमें हमें दिया गया है सबसे पहला ब्लू वाटर वातावरण में संचालन करने में सक्षम है और भारत के समुद्री हितों वाले क्षेत्रों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपट सकते हैं। यानी कि जो इस प्रोजेक्ट 17 के तहत जो जहाज बनाए जा रहे हैं वो गहरे समुद्र में भी काम कर सकते हैं, और जो परंपरागत खतरे हैं, यानी कि जैसे युद्धपोत और विमान से जो खतरा है, और जो गैर परंपरागत खतरे जैसे समुद्री डाकुओं से खतरा और कुछ खतरनाक गतिविधि होगी, इन दोनों से ये जहाज निपट सकते हैं। तो यही आपका प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको रब कर दूँ, अगर आप 2 मिनट वेट करो। तो देखो, प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A था। प्रोजेक्ट 17 के तहत भी जहाज बनाई गई थी और प्रोजेक्ट 17A के तहत भी कुछ जहाजें बनाई गई हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 जहाज बनाई गई हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया था, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। ये जहाज बनाई गई थी। खबर सुर्खियों में क्यों थी, क्योंकि इस जो दूसरा जहाज है INS उदयगिरी वो भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। और जो ये जहाज हैं ये उन्नत तकनीकों से लैस हैं, बेहतर स्टील टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक हथियार हैं इसमें। प्रोजेक्ट 17 के तहत जो जहाज थे उनसे कहीं ना कहीं अच्छी तकनीक है इनमें यूज हुई है। और ये मल्टी मिशन फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स क्या होता है, वारशिप होता है जो युद्ध पोत जिसको हम बोल सकते हैं। मल्टी मिशन फ्रिगेट्स यानी कि अलग अलग तरह के मिशन में ये काम में लिए जा सकते हैं, साथ ही गहरे समुद्र में भी काम कर सकते हैं, और जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरे हैं उनसे भी ये अच्छी तरह से निपट सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया। वह क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दें। अब अगला जो हमारा सुर्खी दी गई है वो है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। भारत ने स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है। इसके लिए यह चर्चा में था कि भारत ने जो इस स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, ERASR यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के बारे में हमें पढ़ना है। ERASR क्या है, एक पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है जिसका क्या काम है, दुश्मन के जो जहाज हैं उनको निशाना बनाना और उन्हें नष्ट करना इसका उद्देश्य है, इसका काम है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर इसको दागा जाएगा, यानी कि इसको तैनात किया जाएगा, वहाँ से इसको दागा जाएगा। तो आपकी जो मैगजीन में दिया गया है सबसे पहला जो पॉइंट है, यह एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रॉकेट है, यानी कि पूर्णतः स्वदेशी मतलब भारत के द्वारा ये बनाया गया है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, जो शत्रु की पनडुब्बियां हैं उनको निशाना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों से दागा जाएगा, मैंने आपको बताया दिया है। फिर जो अगला पॉइंट है, इसमें ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका क्या मतलब होता है, ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि जो रॉकेट है वो अलग अलग दूरी पर स्थित जहाज़ों तक आसानी से पहुंच सकता है। यानी कि जो हमारी जहाज पर जो मोटर लगाई जाएगी, जो रॉकेट सिस्टम लगाया जाएगा जहाज के ऊपर, वो अलग अलग दूरी पर जो अलग अलग जहाज हैं उन तक सही समय पर पहुंच पाएगा और उन पर लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा पाएगा। यानी कि उच्च सटीकता और निरंतरता के साथ यह लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। ठीक है भाई, कि लक्ष्य कहीं भी हो, कितनी दूरी पर भी हो, अलग अलग दूरी पर यह सही रूप से सटीक निशाना लगा सकता है, यानी कि यह भरोसेमंद है। ठीक है, फिर अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है वो है, इसमें स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का उपयोग किया गया है। इसका क्या मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का इसमें उपयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज क्या होता है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज जो होता है वो रॉकेट को सटीक समय पर यानी कि सही समय पर धमाका करने में मदद करता है। यानी कि आप रॉकेट छोड़ रहे हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट समय पर ही जाकर लगेगा और वहीं पर उसको ब्लास्ट कर देगा जो टारगेट है उसको। अगला जो पॉइंट है, यानी कि यह इसका डिज़ाइन और विकास DRDO की जो पुणे स्थित ARD है, यानी कि
आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसने इसका विकास किया है। इसका मतलब यह है कि यानी यह भारत की वैज्ञानिक टीम की मेहनत और तकनीक का परिणाम है। क्या? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। फिर दोस्तों जो अगली हमें सुर्खी दी गई है वो है अस्त्र मिसाइल के बारे में। अस्त्र मिसाइल के बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना और क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो हमारा चैनल का टारगेट है वो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 500 घंटे का वॉच टाइम। अगर ये आप समय पर पूरा करा देते हो, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा करा देते हो, तो आपको क्या किया जाएगा, आपके साथ जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस की जाएगी। इससे पहले आपने नहीं देखी होगी, ऐसा डिस्कशन जो हुआ आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को शेयर करें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी दे दिया करें, क्योंकि जो आप कमेंट देते हो वही मेरे लिए मोटिवेशन है। उसी के तहत मैं आपकी जो क्लास है उसको कंटिन्यू रख पाता हूँ। तो अस्त्र मिसाइल के बारे में हमें दिया गया है डीआरडी और भारतीय वायुसेना, सॉरी मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने SU-30 MK-1 लड़ाकू विमान से अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये इसलिए खबर सुर्खियों में थी क्योंकि डीआरडीओ और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। जो ये परीक्षण किया गया है अस्त्र मिसाइल का, अस्त्र मिसाइल क्या है? स्वदेशी, यह मिसाइल स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिक्कर से लैस है। देखो यहाँ पर वर्ड दिया गया है स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इस वर्ड का क्या मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब का? इसका मतलब है कि जो ये मिसाइल है, अस्त्र जो मिसाइल बनाई गई है, यह क्या करती है, जो टारगेट होता है उसको रेडियो सिग्नल से ट्रैक करती है और उस पर इन सिग्नल्स के द्वारा सही समय पर निशाना लगाती है। ठीक है, तो आपको मतलब समझ आया, यह मिसाइल जो है स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिक्कर से लैस, यानी कि रेडियो सिग्नल होता है उसके द्वारा ये ट्रैक करेगी टारगेट को और उस पर निशाना लगाएगी। फिर जो हमें इसके बारे में दिया गया है कि यह स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो यह इतनी दूरी तक निशाना बना सकती है जहाँ पर आप देख नहीं सकते, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहाँ तक आपको सीधा देखने की क्षमता है उससे भी दूर यह निशाना लगा सकती है। एयर टू एयर मिसाइल यानी कि हवा से हवा में यह मार करने वाली मिसाइल है। आप इसको किसी विमान पर यानी कि किसी फाइटर जेट पर आप इसको लोड करोगे और ये एयर टू एयर मारेगा। ठीक है, हवा से हवा में वार करने वाली ये मिसाइल है। इसका उपयोग बहुत तेज गति और दिशा बदलने वाली सुपरसोनिक विमानों को मार गिराने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, आपको पता, आपने देखा होगा फिल्मों में कि अगर कोई मिसाइल जा रही है किसी फाइटर जेट के पीछे तो अपना रास्ता बदल लेता है। तो आप देखो कि भाई वो जो फाइटर जेट वो ऐसे ऐसे उड़ता रहता है, कभी इस गया, इस साइड गया, कभी इस साइड गया, यूं रास्ता चेंज करता रहता है। तो ये जो हमारी अस्त्र मिसाइल बनाई गई है इसमें ऐसी तकनीक है कि ये बहुत, एक तो तेज गति से चलती है, साथ ही ये दिशा बदलने में भी सक्षम है और दिशा बदलने के अनुसार यही सुपरसोनिक विमानों को मार गिराने के लिए भी सक्षम है। ठीक है, साफ सिंपल सा मतलब ये है कि वे जो अस्त्र मिसाइल है वो किसी भी लक्ष्य को, चाहे वो किसी भी दिशा में भटके, आसानी से मार सकते हैं। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। साथ ही यह मिसाइल दिन और रात हर मौसम में कार्य करने में सक्षम है। यानी कि अस्त्र मिसाइल है वो ना तो दिन देखती, ना बारिश, धूप, तेज हवा, बादल, कुछ भी नहीं देखती, सभी परिस्थितियों में लक्ष्य को मार सकती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर से भी अधिक है और अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से लैस है। देखो ये तो आपको समझ आ गया कि जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन जो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से लैस, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि मिसाइल जो है वो खुद लक्ष्य तय करने खुद, यानी कि मिसाइल जो है वह खुद लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता चुनती है और सही समय पर उस टारगेट पर हमला करती है। साथ ही इसमें अच्छी जो नेविगे आधुनिक जो तकनीक है, एडवांस तकनीक है नेविगेशन प्रणाली की, ऐसे नेविगेशन उपकरण लगे हैं इस मिसाइल में जिनकी मदद से यह मिसाइल तेज और जो मुड़ने वाले और जो दूर की उड़ान भरने वाले जो विमान होते हैं उनको भी ट्रैक कर सकती है। यानी कि भाई कोई भी विमान कितना ही ज़्यादा मुड़े तुड़े, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से उसको ट्रैक करेगी और उस पर सटीक निशाना लगाएगी। फिर हमें जो आगे दिया गया है वो दिया गया है परले मिसाइल के बारे में। तो परले मिसाइल, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर परले मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण की। यह खबर सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि जो डीआरडीओ है उसने परले मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो परले मिसाइल भारतीय एक स्वदेशी सतह से सतह वाली मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को मार सकती है। साथ ही हाइपरसोनिक गति यानी कि मैक 5 से अधिक गति में यह उड़ान भरती है, जिसके कारण दुश्मन इसे
नहीं रोक पाता। साथ ही इसमें क्रॉस बैलिस्टिक तकनीक वाली मिसाइल है, यानी कि इसमें ऐसी तकनीक यूज की गई है कि भैया कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए भी ज़रूरत पड़ने पर अपनी दिशा बदल सकती है। साथ ही यह पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है, यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी है, और इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करना और दुश्मन के लक्ष्य को सटीक निशाने पर मारना, यानी कि जो दुश्मन है उसका उसका जो टारगेट है, उसकी जो मिसाइल है, उसके ऊपर सीधा सटीक निशाना लगाना इसका उद्देश्य है। ये तो मैंने अब आपको बताया मेरी तरफ से समराइज करके। आपकी मैगजीन में क्या दिया गया है, परले एक सतह से सतह, मैंने आपको बताया सरफेस टू सरफेस मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। ठोस प्रणोदक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक गति यानी कि मैक 5 से भी ऊपर की गति पर यह चलती है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल आपके को क्या है, मतलब क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कम ऊंचाई पर बैलिस्टिक मार्ग अपनाती हैं, यानी कि कम ऊंचाई पर भी टेढ़े मेढ़े रास्ते बदल सकती हैं, जो उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर दिशा और मार्ग बदल सकती हैं। आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने बताया था वही है। स्वदेशी रूप से विकसित है, यानी कि भारत के द्वारा पूर्ण रूप से भारत द्वारा ये बनाई गई है, कोई भी विदेशी सहयोग इसमें नहीं है। मारक क्षमता इसकी 150 से 500 किलोमीटर तक होती है। लास्ट में जो हमारा बचा है वो है सुर्खियों में रहे अभ्यास। सबसे पहला जो अभ्यास है वो अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसका 14वां संस्करण 27 जुलाई 2025 को शुरू किया गया था। इस अभ्यास को एक टेबल टॉप इस अभ्यास को एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल के रूप में आयोजित किया जाता है। देखो इसका क्या मतलब है, टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल। इसका मतलब होता है कि इस अभ्यास में जो सैनिक हैं वो वास्तविक लड़ाई न करके, बल्कि क्या करते हैं, वास्तविक लड़ाई की स्थितियों को कंप्यूटर के माध्यम से अभ्यास करते हैं, यानी कि वो रियलिटी में नहीं लड़ते, बल्कि क्या करते हैं, जो लड़ाई के समय जो रियल सिचुएशन होते हैं उसको कंप्यूटर के माध्यम से उसका अभ्यास करते हैं। तो इस अभ्यास को कराने का मकसद क्या होता है कि भाई अगर जो हमारा युग बदल रहा है, मशीनीकृत युग युग आ रहा है, तो ऐसी तकनीक का आपको उपयोग करना है। ऐसी तकनीक के लिए मतलब कि जो तकनीक आ रही है ना उसके लिए आपको तैयार रहना है, यानी कि अगर कभी भाई तकनीकी रूप से भी अगर युद्ध होता है तो आप तैयार रहो। तो ये अभ्यास इसके लिए किया जाता है। देखो आपकी मैगजीन में दिया भी गया है कि इसका उद्देश्य मशीनीकृत युद्ध के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को सत्यापित करना है, यानी कि आप मशीनीकृत युद्ध के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। फिर अगला जो हमें अभ्यास दिया गया है वो है भारत NCX, यानी कि हाल ही में भारत NCX 2025 का उद्घाटन किया गया। अगर भारत NCX 2025 के बारे में कुछ जानकारी पढ़नी तो दी गई है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो देश की साइबर सुरक्षा क्षमता है और साइबर अटैक से जो निपटने की तैयारी है उसको मजबूत किया जा सके, ताकि जो वास्तविक साइबर खतरे हैं अगर उनकी स्थिति आती भी है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें, यानी कि ऐसी स्थिति का हमें अभ्यास करना है। इस एक्सरसाइज की क्या है, मुख्य विशेषता है। इस एक्सरसाइज में जो भाग लेते हैं उनको क्या कराया जाता है, जो वास्तविक साइबर हमले हैं, ऐसी परिस्थितियां इनके समक्ष लाई जाती हैं और इनको अनुभव कराया जाता है कि अगर भाई वास्तविक स्थिति भी आ जाए तो आपको कैसे त्वरित प्रतिक्रिया देनी है। अभ्यास की मुख्य विशेषताओं में लाइव फायर साइबर सिमुलेशन, यानी असली जैसी परिस्थितियों में अभ्यास। लाइव फायर का क्या मतलब होता है भाई, आप असल में जो असली जो सिचुएशन होगी उसके अनुसार आप लड़ रहे हो। तो इस तरह का अभ्यास क्या करता है, साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ाता है और रणनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही ये भारत को भी संभावित जो साइबर खतरे हैं भारत के समक्ष उनसे सुरक्षित बनाने में मदद करता है। फिर अगला जो अभ्यास हमें दिया गया है वो है सिम्बेक्स अभ्यास। सिम्बेक्स अभ्यास क्या है, भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वें सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स में भाग ले रही है। भाई सिम्बेक्स अभ्यास क्या है, भारत और सिंगापुर के बीच हर वर्ष यह अभ्यास किया जाता है जिसमें भारतीय नौसेना भाग लेती है। इस अभ्यास की शुरुआत 1994 में हुई थी। लोयन किंग अभ्यास के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना है वो हर साल आती है और दोनों देशों के बीच जो समुद्री बल सहयोग और रणनीति और संचालन क्षमता को मजबूत किया जाता है इस अभ्यास के जरिए। ठीक है, तो सिम्बा एक सिंपल सा अभ्यास है भाई। और भारत जो है वो हर वर्ष, देखो आपकी मैगजीन से पढ़ते हैं, शुरुआत इसकी 1994 में हुई थी। लोयन किंग अभ्यास के नाम से इसको शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच हर साल इसको आयोजित किया जाता है। भारतीय समुद्री अभ्यास में काफ़ी लंबे समय से भाग ले रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। यह अभ्यास भारत के सागर विजन और एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है। इसका क्या मतलब है भाई, जो ये अभ्यास किया जा रहा है भारत जिसमें लंबे समय से भाग ले रही है,
सागर विजन और भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है इसके अनुरूप है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, केवल युद्ध की तकनीक और रणनीति का अभ्यास करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण समुद्री माहौल बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार का अभ्यास अगर इन दोनों देशों के बीच होता है तो सामरिक और जो रणनीतिक महत्व है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रह जाता है। फिर अगला जो अभ्यास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टेलिस्मैन सैबर अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है जो सिडनी में शुरू हो चुका है। टेलिस्मैन सैबर अभ्यास के बारे में अगर बात करें तो इसमें 19 देश और 35,000 से अधिक जो सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास लगभग हर जगह पर होता है, यानी कि भूमि में भी, समुद्र में भी, एयर में भी, अंतरिक्ष में भी और साइबर स्पेस में भी यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। और आपको याद रखना कि इतने ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं, 19 देश और लगभग 35,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। मुख्य जो इसमें भाग लेने वाले देश हैं वो है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और भारत भी इसमें भाग ले रहा है। इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूके और इत्यादि इसमें भाग ले रहे हैं। जो पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं वो है मलेशिया और वियतनाम, यानी कि वो इसको होस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको में निगरानी रख रहे हैं। इस अभ्यास में जो इस अभ्यास में क्या किया जाता है, इस अभ्यास में लाइव फायर अभ्यास, फील्ड ट्रेनिंग गतिविधियाँ, एमबी एम्फीबियस लैंडिंग, थल सेना की चतुराई और हवाई युद्ध और समुद्रिक क्षेत्र में संचालन शामिल है। देखो इन सब का क्या मतलब था कि जो ये अभ्यास है ना, इसके दौरान कई गतिविधियां शामिल होती हैं, इसमें कई गतिविधियां कराई जाती हैं। सबसे पहला जो है वो लाइव फायर अभ्यास, यानी कि जो असली हथियार हैं उनसे लक्ष्य पर मार करना इसमें सिखाया जाता है। फिर है फील्ड ट्रेनिंग गतिविधियां, यानी कि मैदान में रणनीति और संचालन का इसमें अभ्यास किया जाता है। एम्फीबियस लैंडिंग, यानी कि जो समुद्र से जमीन पर सैनिक और उपकरणों का उतारना, यानी कि समुद्र से अगर आप जमीन पर जो सैनिक और जो सैनिक और हथियार उतार रहे हैं उसका अभ्यास इसमें किया जाता है। कि भाई कोई जगह है जहाँ पर कुछ खतरा है तो आप वहाँ पर एयर से नहीं आ सकते, तो आप कहीं ना कहीं समुद्र से आ जाओ। तो इस अभ्यास में क्या किया जाता है कि जो समुद्र से आप सैनिक और जो हथियार उतार रहे हो तो इसका अभ्यास कराया जाता है। फिर थल सेना की चतुराई, यानी कि जमीन पर जो युद्ध रणनीति और जो सैनिकों का कौशल है वो कैसे बढ़ाया जाए, इसका भी अभ्यास किया जाता है। फिर हवाई युद्ध और सामुद्रिक क्षेत्र में संचालन, यानी कि जो हवाई और समुद्री क्षेत्र है उसमें युद्ध कौशल को बढ़ाने का इसमें प्रयास किया जाता है। आखिरी जो अभ्यास है वो है जामाता जामाटा। जापान का ये अभ्यास है, ऐसी लैंग्वेज जापान यूज कर सकता है। जापान का जो तटरक्षक जहाज है इत्सुशिमा, यह जामाता में भाग लेने के लिए चेन्नई पहुंच गया है। जापानी भाषा में जामाता का क्या अर्थ होता है कि भाई फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या अर्थ होता है, फिर मिलेंगे। और जो ये वर्ड है फिर मिलेंगे, ये किसको दर्शाता है, सहयोग और मित्रता को यह दर्शाता है। यह जापान और भारत तटरक्षक बल के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है। आपको याद रखना है कि जामाता अभ्यास किस किस के बीच है, जापान और भारत का जो तटरक्षक बल है उसके बीच यह है एक समुद्री अभ्यास है। उद्देश्य क्या है, प्रभावी संयुक्त अभियानों के लिए परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, युद्ध कौशल को निखारना और इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को मजबूत करना। भाई साफ सिंपल सा मतलब है कि भाई जो हमारे दोनों देशों के सैनिक हैं उनके कौशल को बढ़ाया जाता है, जो ऑपरेशनल जो इनकी एफिशिएंसी है उनको बढ़ावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाता है कि कई मतलब इनकी क्षमताओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर दोनों देश ऐसे अभ्यास कर रहे हैं सामरिक सहयोग को भी ये बढ़ाएगा ऐसे अभ्यास करने से, और जो दोनों देशों की जो सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ऐसे अभ्यास समय समय पर होते रहे हैं, इन सभी अभ्यासों को आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन है ये कंप्लीट होता है सिक्योरिटी का। तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जो हमारी क्लास पसंद आती है, तो आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। इसी के साथ हम अब जो अगला सेक्शन करेंगे, देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वीडियो आएगी कंप्लीट 7 से 8 घंटे की जुलाई मंथ की मैगजीन को। अब ये नहीं कि वहाँ पर मैं इसको दोबारा कराऊंगा, बल्कि इस वीडियो की क्लिप काट कर, यानी कि इस वीडियो को काट कर उसमें जोड़ देंगे, वहाँ पर आपको दोबारा नहीं देखना अगर आपने इसको पहले देख लिया है तो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई शेयर कर दिया करो। आप जो फीडबैक देते हो वही मेरे लिए मोटिवेशन है, जितना ज़्यादा आप फीडबैक दोगे उतनी जल्दी मैं क्लासेस लेकर आऊँगा। कुछ समय लगता है मैगजीन को लाने में, क्योंकि मैगजीन जो आती है वो एकदम से पढ़ी भी नहीं जाती। मैंने आपको, अगर आप शॉर्ट्स में देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, मैं भी वही इस मैगजीन को खुद पढ़ता हूँ, ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दिया। पहले मेरे को खुद पढ़नी होती है, 5-6 दिन उसमें लगते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करते रहना है। और जो आज अब का हमारा टारगेट है जुलाई महीने का, वो हमारा 8 तारीख। ठीक है, 8 तारीख से अगर पहले मेरे को मैगजीन कंप्लीट मिल के हो गई, मेरे से कंप्लीट जल्दी पढ़ी गई मैगजीन,
तो 8 से पहले मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा क्लास। अगर 8 से पहले नहीं हो तो भाई 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी कि आपको 10 तारीख तक प्रोबेबली मिल जाएगी। हालांकि टारगेट मेरा 8 तारीख का ही है, तो कोशिश 8 की रहेगी, क्यों ज़्यादा वेट करना। ठीक है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर कर दें। 1000 सब्सक्राइबर्स और 500 घंटे का वॉच टाइम जल्दी से जल्दी पूरा कराने का भाई प्रयास करना है आप सभी को। तो आज के लिए धन्यवाद।